को गिरफ्तार कर लिया। शराब घोटाले की जांच कर रही एसीबी को अमित प्रकाश के खिलाफ कई अहम सबूत मिले थे, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। शराब घोटाला मामले में अब तक 6 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। गिरफ्तारी के बाद अमित प्रकाश को रांची सदर अस्पताल में मेडिकल जांच उनकी कराई गई। कोर्ट ने पेशी के दौरान अमित प्रकाश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एसीबी की ओर से पूर्व उत्पाद आयुक्त की रिमांड नहीं मांगी गई थी। आपको बता दें कि शराब घोटाला अब तक की जांच में 100 करोड़ के पार पहुंचता दिख रहा है। शराब घोटाले मामले में एसीबी के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि 100 करोड़ से ऊपर के इस घोटाले में एसीबी के द्वारा कार्रवाई करते हुए पूर्व आईएएस अमित प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि अमित प्रकाश पूर्व उत्पाद कमिश्नर भी थे और आज उन्हें पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। फिलहाल न्यायालय में प्रस्तुति के बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस पूरे मामले में बता दें कि अब तक जो एसीबी की जांच हुई है उस पूरे मामले में 100 करोड़ से ऊपर के जो गड़बड़ियां हैं उसके साक्ष्य मिले हैं और उसी आधार पर अब तक कुल 6 गिरफ्तारियां जो हो इसमें हो चुकी है, जिसमें कि पूर्व आईएएस अमित जो निलंबित आईएएस हैं विनय कुमार चौबे, वो पूर्व जो निलंबित संयुक्त उत्पाद आयुक्त रहे हैं गजेंद्र सिंह, उनकी गिरफ्तारी हो सकी है। तो 2 जो पूर्व जीएम फाइनेंस रहे हैं उन दोनों की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। तो अब इस पूरे मामले में कुल 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। करीब 30 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ को लेकर सम्मन भी जारी किया गया है। कई लोगों से पूछताछ हुई है जिसमें कई अहम जानकारियां जो हैं वो एसीबी को मिली हैं। अब देखना होगा कि इस नई गिरफ्तारी के बाद एसीबी और किस तरह से इस मामले को खंगालती है और इस मामले में क्या कुछ नई गतिविधियाँ जो हैं वो आने वाले दिनों में देखने को मिलती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और खबर रांची से, जहां ऑटोमोबाइल शोरूम में जमकर बवाल हुआ। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि गाड़ी को ही आग के हवाले कर दिया गया। बवाल की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एक ग्राहक को हिरासत में लिया। घटना रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में प्रतीक ऑटोमोबाइल की है। यहां 8 से 10 ऐसे ग्राहक शोरूम में पहुंचे थे जिन्होंने गाड़ी के लिए पैसा तो जमा कर दिया था, लेकिन गाड़ी नहीं मिल सकी थी। नाराज लोगों ने डीजल जलाकर गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। गाड़ी में आग लगाने वाला आरोपी फरार हो गया। पूरे मामले में शोरूम प्रबंधन ने पहले के कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराया और लोगों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए गाड़ी की डिलीवरी की मांग की। अच्छा, फ्रॉड ये चल रहा है कि हमारा जो डाउन पेमेंट है वो लेके वो फ्रॉड कहीं चले जा रहे हैं यहाँ का सेल्समैन, और उनका कहना है, यहाँ का डीएम जो जनरल मैनेजर है उनका कहना है कि हमारे पास पैसा जमा हुआ नहीं है, हम नहीं देंगे, ना गाड़ी देंगे ना तो पैसा देंगे, जबकि मेरे पास सारा प्रूफ है, स्लिप है, जो पैसा मैंने जमा किया सब कुछ। तो डीएम सर का कहना है कि नहीं ये फ्रॉड है। अच्छा, आप बताइए कि हम कहाँ जाए? प्रशासन को देते हैं सर लिख के, तो प्रशासन भी कुछ कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग हर तरीके से, जिस तरीके से वो सपोर्ट मांगेंगे हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकता है ये सारी चीज़ सामने आ जाए। अल्टीमेटली सन्नी जब तक सामने नहीं आएगा जो कि मेन कल्प्रिट है, तो हम लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि मैटर कितने का है। तो जो मेजर अमाउंट वो लोग बोल रहे हैं, जो भी कस्टमर बोल रहे हैं, दैट शुड बी वेरीफाइड, वो कितना अमाउंट है, क्या है। तो हम लोग भी प्रशासन को भी बोल रहे हैं और इनफैक्ट वो लोग भी कॉपरेट कर रहे हैं कि जहाँ तक जितना जल्दी सन्नी रिकवर हो जाए उसके बाद फिर हम लोग एग्जैक्ट अमाउंट पता चलता है। तो ऑलरेडी जो सामने लिया है वो जब एडमिट करेगा तो सॉल्यूशन तो ऐसे ही निकल गया ना। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। धाल भूमगढ़ में NH-33 पर भीषण हादसा हुआ। हाईवा और बस में जोरदार टक्कर हुई। बस सवार करीब 14 यात्रियों को चोट लगी है। एक यात्री की मौत हो गई, 3 की हालत गंभीर है। चाटकुलिया से टाटा जा रही थी ये पूरी बस। रॉन्ग साइड से ट्रक ने टक्कर मारी है। जो ट्रक चालक है वो फरार बताया जा रहा। तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हाईवा और बस में ये जोरदार टक्कर, जिसमें बस सवार करीब 14 यात्रियों को चोट लगी है। एक यात्री की मौत की खबर है, 3 की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें चाकुलिया से ये पूरी बस टाटा की ओर जा रही थी। उसी दौरान रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने बस में टक्कर मारी, जिसमें कई लोग घायल हुए। और रांची से बड़ी खबर मिल रही, वकील से मांगी गई 10 लाख की रंगदारी। वकील शैलेश कुमार सिंह को कॉल आया था। गोंदा थाने में दर्ज कराई गई ये शिकायत। सौरभ कुमार सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पैसे के विवाद में धमकी की आशंका जताई जा रही। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है। बड़ी खबर रांची से, जहां वकील से 10 लाख की रंगदारी मांगी गई। वकील शैलेश कुमार को कॉल आया
गोंदा थाने में ये पूरा मामला दर्ज कराया गया है, शिकायत दर्ज कराई है। सौरभ कुमार सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पैसे के विवाद में धमकी की आशंका है। मामले की जांच की जा रही है। और झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। राज्य में हो रही बारिश ने लोगों के चेहरों पर खुशी ला दी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में झारखंड में मानसून के प्रवेश का अनुमान लगाया। साथ ही रांची समेत कई जिलों में आंधी, ठनका और बारिश का अलर्ट भी जारी किया। राज्य में मौसम में हुए बदलाव के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है, तो समस्या भी बढ़ती दिख रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से सूरज की तपिश और गर्मी से लोग बेहाल थे, लेकिन अब काले घने बादलों ने लोगों को थोड़ी राहत दे दी है। झारखंड के जिलों से आई ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही है कि राज्य में अब मौसम खुशगवार है और इस बदले मौसम ने बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में झारखंड में मानसून का प्रवेश हो जाएगा और झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। लेकिन इधर जो मानसून लेट हुआ तो काफ़ी लंबे इंतजार से और काफ़ी उमस भरी शाम बीती, उमस भरे दिन बीते, धूप काफ़ी तेज़ था। लोगों का मानसून से काफ़ी बेसब्री से इंतजार था। आखिर आया, देर से आया, लेकिन लगता है कि दुरुस्त आएगा। रांची सहित जमशेदपुर, जामताड़ा, रामगढ़, हजारीबाग और देवघर सभी जगह सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। जहां एक ओर इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर स्कूली बच्चे बारिश में भीगते हुए घर जाने को मजबूर हो गए। वहीं मानसून के दस्तक देते ही किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और सभी लोग धान की अच्छी उपज का अनुमान लगा रहे हैं। हल्का बारिश हुआ है जिससे सभी लोग को राहत मिला है। सबसे ज्यादा राहत जानवर को मिला है जो गर्मी में बेचैन था। एक और बारिश ने जहां सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट ला दी, तो वहीं दूसरी ओर प्री मानसून की बारिश ने ही नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। कई जिलों में पहली ही बारिश में शहर की सड़क जलमग्न हो गई। सड़क और गलियों का हाल बेहाल हो गया। नालियों का गंदा पानी घरों में घुसने लगा है। लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही गंदे पानी के कारण बीमारियों के संक्रमण के खतरे की भी आशंका जताई है। गर्मी से बहुत राहत मिली है आदमी को, जानवरों को, लेकिन परेशानी इतनी बढ़ गई कुछ करने के लिए। पूरे घर में पानी घुस गया, गौशाला पूरा पानी भर के जितना कुर्सी है पूरा सब डूब गया है। तो लगभग मैं पूरा घरों में आधा पानी भर ही गया है। और अभी भी देख सकते, देखिए कितना जा रहा है घर के अंदर पानी। झारखंड में आखिरकार बारिश शुरू हो गई और लोगों को गर्मी से राहत मिल ही गई, लेकिन राज्यों की सड़क की हालत देखते हुए ये कहना भी गलत नहीं कि अगर नगर निगम ने अभी भी स्थिति पर ध्यान नहीं दिया तो ये खुशी का माहौल लोगों की परेशानी को बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। 19-20 जून को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन आया है। ट्रैफिक, बिजली आपूर्ति में बाधा की आशंका है। निचले इलाके में जल भराव की आशंका है। जान माल के खतरे की भी आशंका का अलर्ट है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां 19-20 जून को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन को रखा है। ट्रैफिक, बिजली आपूर्ति में बाधा की आशंका है। निचले इलाकों में जल भराव की आशंका है। जान माल के खतरे की भी आशंका जताई जा रही है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। झारखंड में मानसून के दस्तक देते ही इसका असर जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश के रूप में दिख रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव के हालात दिख रहे हैं। सैकड़ों घरों में बारिश और नाली का पानी घुसने लगा। डीसी ने बाढ़ की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया। नदी किनारे रहने वाले लोगों से ऊंचे स्थान नहीं जाने की अपील करते हुए नदी तट पर न जाने की सलाह दी गई। 18 और 19 जून को मूसलाधार बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसे देखते हुए स्वर्ण रेखा और खरकई नदी का जलस्तर बढ़ सकता है। खबर सिमडेगा से, जहां मानसून शुरू होते ही लोगों ने बिजली व्यवस्था चरमरा गई। बारिश होते ही शहर समेत सभी प्रखंडों की बिजली काट दी गई। पावर सप्लाई स्टेशन में सभी फीडर में बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई है और कई फीडर में ब्रेक डाउन कर दिया गया है। बारिश के कारण
फीडर को बंद रखा गया है। बिजली सप्लाई ऑपरेटर के मुताबिक मानसून की शुरुआती सप्ताह में यह समस्या रहेगी। धीरे धीरे स्थिति ठीक होगी, सामान्य होगी। हम लोग का टाउन फीडर का कौन सा है? मौसम डिस्टर्ब का अलग नहीं, ठंडी वंडी का अलग, हवा तूफान चल रहा से चक्कर में बहुत जगह डाली फाली गिर लग, जगह पोल गिर लग, केबल बंद गिर लग, ये सब कारण है। तो कब से ये लाइन ठीक होने का है उम्मीद? कब से लाइन की स्थिति ठीक होगा? हाँ, और 2-4-5 दिन लगभग मान के चलिए। शुरू बारिश में एक बार मौसम गड़बड़ाता है तो मैं तो इधर ज़्यादा आपका ओपन थंडिंग जोन है, हल्का फुल्का 2-4-5 दिन में सब लेवल में आ जाएगा, लोड कम होगा, प्लस मौसम गड़बड़ हो जाएगा, अर्थिंग बढ़िया मिलेगा तो वोल्टेज भी ऑटोमेटिक सब समस्या। झारखंड में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सियासत हो रही है। गोड्डा के बसंत प्राश में मिली हिंदू लड़के की लाश पर राजनीति गर्मा गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का आरोप है कि मोकलचल गांव में भागवत कथा और लाउडस्पीकर के विरोध में हत्या की गई है। पुलिस ने 2 मुस्लिम लड़कों से पूछताछ की लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। झारखंड में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार के खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगाए। बसंतराय की घटना का जिक्र करते हुए मंगलवार को निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि गोड्डा के बसंतराय में श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का विरोध कर हत्या की गई। ये झारखंड में ही संभव है। मृतक के आश्रितों को बीजेपी की ओर से तत्काल 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और 19 जून को मैं खुद मृतक के परिजनों से मिलूंगा। हत्यारों की गिरफ्तारी तक विरोध जारी रहेगा। निशिकांत दुबे ने यहाँ तक कहा कि उनके लोकसभा क्षेत्र यानी गोड्डा में हिंदू परेशान हैं, खतरे में हैं, मुश्किल में हैं, क्योंकि वोट बैंक ने झारखंड का बेड़ा गर्क कर दिया है। मेरे लोकसभा के महगावा प्रखंड, बसंतराय, मरगोमुंडा और मधुपुर शहर में हिंदुओं का जीना दूभर हो गया है। दरअसल 6 दिन पहले बसंतराज के मोकलचक गांव में एक शख्स का शव मिला था। मोकलचक धाम के बाबा बिहारी सिंह के भतीजे की हत्या कर लाश को फेंक दिया गया। आरोप है कि बसंतराय में श्रीमद् भागवत पुराण की कथा और लाउड स्पीकर की आवाज से एक समुदाय को दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 2 युवक सूफियान और इफ्तिखार से पूछताछ की लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। पूर्व विधायक अमित मंडल का आरोप है कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। पुलिस इसको आत्महत्या बोल रही है, जबकि परिवार वालों ने बकायदा नामजद एफआईआर दर्ज कराया है। पुलिस पूछताछ के नाम पर लोगों को उठा तो रही है लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं कर रही है, राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। इस हत्याकांड को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सरकार झारखंड को पश्चिम बंगाल बनाना चाहती है, जबकि जेएमएम राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। कथा में जो हत्या हुई है, अब सच्चाई ये है कि झारखंड को भी सरकार पश्चिम बंगाल बनाना चाहती है। अरे बहुत दर्द था, बहुत दुख था, आप तुरंत पहुंचिए घटनास्थल पर। क्या कुछ बातें हैं, गुमराह करने का प्रयास मत कीजिए, सामाजिक समरसता को तोड़ने का प्रयास मत कीजिए। बाबा बिहारी सिंह के भतीजे की हत्या को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। 19 साल के बच्चे की मौत के पीछे आखिरकार क्या सच्चाई है, ये तो जांच में ही पता चल पाएगा। लेकिन पूछताछ के बाद सूफियान और इफ्तिखार को छोड़ने को लेकर कई सवाल खड़े जरूर हो रहे हैं। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जातीय जनगणना की अधिसूचना जारी होते ही क्रेडिट पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। जेएमएम और कांग्रेस ने इसे महागठबंधन के दबाव का नतीजा बताया तो बीजेपी ने किसी भी दबाव से साफ इनकार किया। जनगणना की प्राथमिक नतीजे तो मार्च 2027 में आएंगे, लेकिन इससे पहले ही सियासी घमासान जारी है। पूरी खबर एक रिपोर्ट में। जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन इसी बीच इस मुद्दे पर क्रेडिट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। जेएमएम ने जातीय जनगणना को पार्टी की पुरानी मांग बताया है,
इसी के साथ जेएमएम ने एक बार फिर सरना धर्म कोड की मांग उठाई है और आंदोलन का भी अल्टीमेटम दिया है। इधर कांग्रेस का दावा है कि जातीय जनगणना राहुल गांधी और कांग्रेस की दबाव की वजह से ही साकार हो सकी है। केंद्र सरकार का विषय होता है, इसलिए हम लोगों ने दबाव बनाया और मांग की थी। इस मांग में भी आप देख लीजिए। लेकिन अब एक बार फिर आंदोलन और एक बार फिर हम पुरजोर तरीके से मांग करते हैं कि सरना धर्म कोड का क्या होगा। कांग्रेस और राहुल गांधी के दबाव में केंद्र की सरकार ने जातीय जनगणना करने का फैसला तो लिया, लेकिन हमारा स्टैंड इसमें बिल्कुल साफ है। जिनके हक और अधिकार के लिए हम ये मांग कर रहे थे, वो पूरा होना आवश्यक है। महागठबंधन के नेताओं के दावे पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार ना तो किसी के दबाव में आती है और ना ही उस पर कोई दबाव डाल सकता है। केंद्र की सरकार दबाव में कोई काम नहीं करती है। इन्हें जो भ्रम हो रखा है ना, इस भ्रम को इन्हें दूर कर लेना चाहिए। केंद्र की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कोई भी काम राष्ट्र हित में करती है। बता दें कि करीब 21 महीने में जनगणना पूरी की जाएगी। पूरी प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक पूरी होगी। इस जनगणना में जाति की भी गणना होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा होगा। दूसरा और अंतिम चरण 1 मार्च 2027 तक पूरा होगा, जिसका प्राइमरी डेटा मार्च 2027 में और अंतिम डेटा दिसंबर 2027 तक जारी हो सकता है। जातीय जनगणना की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से विपक्षी दलों का जातीय जनगणना का बड़ा हथियार छिन चुका है और अब होड़ मची है श्रेय लेने की, ताकि जनता के बीच अपनी मजबूत छवि पेश की जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। साहिबगंज से शिक्षा विभाग के कारनामे से नंदनी हैरान है, परेशान है। मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद भी उसका रिजल्ट नहीं आया, जबकि उसने परीक्षा नहीं दी, उसे पास कर दिया गया। पूरा मामला क्या है, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। शिक्षा विभाग के अजब कारनामे। बिना परीक्षा दिए पास कर गई छात्रा। परीक्षा देने वाली का नहीं आया रिजल्ट। मानवीय भूल बताकर विभाग झाड़ रहा पल्ला। साहिबगंज में शिक्षा विभाग लापरवाह है, इसकी पुष्टि कर रहा है ये रिजल्ट। पतना प्रखंड के दिग्घी उत्क्रमित उच्च विद्यालय की छात्रा नंदिनी कुमारी मैट्रिक के रिजल्ट का इंतजार कर रही है। हैरत की बात ये कि मैट्रिक का रिजल्ट उस नंदिनी का आया जिसने परीक्षा ही नहीं दी थी। ऐसे में परीक्षा देने वाली नंदिनी के साथ दूसरी नंदिनी के पिता भी हैरान नजर आ रहे हैं। मेरा एडमिट कार्ड में दूसरा नंदिनी का माता पिता का नाम दे दिया है, इसलिए मेरा रिजल्ट गलत हो गया। परीक्षा मेरी बेटी दी नहीं है, परीक्षा के रिजल्ट आ गई। आने के बाद मैंने कि नंदिनी कुमारी 2 गो था, नंदिनी 2 गो, एगो 2.5 का, एगो मेरा बेटी दिघी का। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। साहिबगंज में पटना के दिग्घी उत्क्रमित उच्च विद्यालय में 2 नंदिनी पढ़ती हैं। पहली नंदिनी की उम्र पूरी नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से वो परीक्षा नहीं दे सकी, जबकि दूसरी नंदिनी ने फॉर्म भरा, परीक्षा भी दी, लेकिन जब जैक बोर्ड ने रिजल्ट जारी किया तो उसका नाम ही नदारद था। जिस नंदिनी ने परीक्षा नहीं दी वो 46% अंक के साथ पास भी कर गई। पूरे मामले के खुलासे के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी इसे मानवीय भूल बताकर पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं और जल्द ही रिजल्ट में सुधार का भरोसा दिया है। जो बच्ची एग्जाम दी उसका रिजल्ट प्रकाशन में उसका आईडी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो यही लगता है कि वो चूक हो गई है चराने में जी। उसको जांच करके फिर देखते हैं कि किस कारण से ऐसा हुआ है। इस बड़ी घटना को मानवीय भूल बताया जा रहा है, सुधार का भी दावा कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा देने के बाद भी रिजल्ट नहीं आने से नंदिनी को जो मानसिक प्रताड़ना हुई है उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या इसका जवाब शिक्षा विभाग के अधिकारी दे सकते हैं? न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से पवन कुमार रॉय की रिपोर्ट।